150 कहीं तुम्हारे अंदर जहर तो नहीं चला गया। ध्रुव की बात सुनकर रेहाना काफी नाराज हो गई थी। वही उससे थोड़ी दूरी पर ध्रुव अभी भी अपने हाथ में काले रंग की तलवार लेकर खड़ा था। तभी उसके शरीर से अचानक पर्पल कलर की शक्तियां निकलने लगी और एक झटके में ध्रुव शक्तियों से पूरी तरह से घिर गया। ये देखकर नागोरा लोग थोड़े सावधान हो गए और योद्धा टोली के सभी योद्धा बहुत हैरान हो गए। वही रेहाना के चेहरे का रंग भी अब बदल गया था, जिसके साथ उसने हड़बड़ाते हुए कहा, इसने तो खुद को पूरी तरह से शक्तियों से ढक लिया है। क्या इसका मतलब ये एक दक्ष है? ये कहते हुए रेहाना की आंखें बहुत बड़ी हो गई थी और उसके आसपास खड़े योद्धा भी हैरानी में एक दूसरे को देखने लगे। तभी रेहाना के बगल में खड़ा अजरा भी दंग रह गया था, जैसे कि उसने दिन दहाड़े कोई भूत देख लिया हो। लेकिन फिर उसने खुद पर काबू पाते हुए आंखों में हैरानी के साथ कहा, ये लड़का सच में बहुत अजीब है। इतनी कम उम्र में इसने दक्ष रैंक हासिल कर लिया, जबकि हमारी योद्धा टोली के लीडर्स खुद 5 सितारों वाले दक्ष हैं। इसका मतलब साफ है कि उनकी उम्र तक आते आते तो ये लड़का उनसे भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इतने में योद्धा टोली के एक योद्धा ने हंसते हुए सभी से कहा, शायद इसलिए ये अकेले यहाँ आने को तैयार हो गया क्योंकि ये लड़का तो एक दक्ष है। उस योद्धा की आवाज में ध्रुव के लिए हल्की सी जलन थी, लेकिन साथ ही ये भरोसा भी कि ध्रुव अब जरूर उन्हें मौत के मुंह से जिंदा बचा लेगा। लेकिन रेहाना तो ये देखकर अब थोड़ी परेशान लगने लगी थी और उसने फुसफुसाते हुए खुद से कहा, ये लड़का आखिर आया कहाँ से है? मैंने तो कभी आसपास के शहरों में भी इस लड़के का जिक्र नहीं सुना। जबकि इतनी कम उम्र में ये दक्ष बन गया, तो ये खबर तो अब तक आग की तरफ फैल जानी चाहिए थी। ये सोचते हुए रेहाना ने पीछे मुड़कर अपने योद्धाओं की तरफ देखा कि शायद किसी को ध्रुव के बारे में कुछ पता हो, लेकिन जैसे ही सभी ने अपना सिर हिलाया तो रेहाना समझ गई कि उसे कोई नहीं जानता था और ये जानकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने कहा, चलो अब भूल भी जाते हैं इस बात को। वो चाहे जहां से आया हो, ये हमारे लिए तो अच्छी बात है क्योंकि अब हम जरूर बच जाएंगे। दूसरी ओर ध्रुव की तरफ बढ़ते नागोरा लोग ध्रुव की शक्तियां देखकर अचानक से रुक गए थे, और इसकी वजह ये थी कि वो भी अच्छी तरह से जानते थे कि शक्तियों से खुद को पूरी तरह ढक पाने का मतलब क्या था। देखा जाए तो दक्ष रैंक और एकलव्य रैंक की ताकतों के बीच एक बहुत बड़ा फासला था, और जब तक किसी एकलव्य के पास कोई बहुत खास तकनीक न हो तब तक वो दक्ष रैंक वाले योद्धा से नहीं जीत सकता था। रही बात खास तकनीकों की, तो ये नागोरा लोग जो कि रेगिस्तान के एक किनारे में जैसे तैसे जिया करते थे, आखिर कहाँ से खास तकनीकें सीख पाते। इसलिए वो समझ गए थे कि कहीं न कहीं ये मुकाबला बहुत एक तरफा होने वाला था। वही ध्रुव ने अपने शरीर को शक्तियों से पूरी तरह ढकने के बाद एक गहरी सांस ली, जिसके बाद उसने तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए नागोरा लोगों को देखा जो डर के मारे घबराने लगे थे। ये देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने तुरंत अपना पैर जोर से जमीन पर पटका। ध्रुव के पैर जमीन पर पटकते ही उस जगह पर एक छोटा धमाका हुआ, जिसके बाद वो गोली की रफ्तार से नागोरा लोगों में से एक के सामने पहुंच गया जो एक 9 सितारों वाला एकलव्य था। फिर ध्रुव ने उसके पास पहुंचते ही चिल्लाते हुए अपनी तलवार उस नागोरा के सीने के आर पार कर दी, जिससे उस नागोरा के मुंह से ढेर सारा खून निकलने लगा और वो पीछे की तरफ उछलकर रेत के एक टीले पर गिर गया। इसी तरह एक झटके में ध्रुव ने एक 9 सितारों वाले एकलव्य को खत्म कर दिया और उसे इसके लिए कोई तकनीक भी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी। इससे सभी को साफ समझ आ गया था कि ध्रुव के लिए एकलव्य रैंक के योद्धा को संभालना कितना ज्यादा आसान था। अब जो ध्रुव ने वहां मौजूद ताकतवर नागोरा लोगों में से एक को पलक झपकते ही खत्म कर दिया था, इसलिए वो अचानक से मुड़कर तेज रफ्तार में हैरान खड़े नागोरा लोगों के पास गया जो 4 या 5 सितारों वाले एकलव्य थे। फिर ध्रुव ने अपनी तलवार उठाकर उनका भी वही हाल किया जो उसने एक पल पहले उस 9 सितारों वाले एकलव्य का किया था। ध्रुव के ऐसा करने पर नागोरा लोगों में भगदड़ मच गई और सभी वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन ध्रुव अपनी तेज रफ्तार की मदद से एक एक को चुन चुन कर मार रहा था। वही फौलाद योद्धा टोली के सभी योद्धा ये नज़ारा देखकर दंग रह गए थे। वो जानते थे कि ध्रुव एक दक्ष था, लेकिन फिर भी ध्रुव के लिए ये मुकाबला इतना आसान नहीं होना था, क्योंकि नागोरा लोगों के पास 9 सितारों वाले 3 एकलव्य थे, जिसमें से एक को ध्रुव सबसे पहले मार चुका था। इस बात से सभी की समझ आ गया कि ध्रुव सिर्फ एक दक्ष नहीं था, बल्कि उस रैंक में भी 1 सितारा हासिल कर चुका था। दूसरी ओर अपने साथियों को इस तरह मरते देख नागोरा लोगों के लीडर की आंखों में बदले की आग झलकने लगी थी, और तभी उसने तुरंत अपने बगल में खड़े 9 सितारों वाले एकलव्य को देखा
और फिर दोनों ने अपने अपने हथियारों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए तेजी से रेंगकर ध्रुव पर हमला किया। वही ध्रुव ने जैसे ही दोनों को एक साथ अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने तुरंत उनके हथियार पर गौर किया और तब उसे देखा कि वो हथियार एक खास तरह का भाला था जिसके एक छोर पर सांप का मुंह बना हुआ था। उस छोर पर ध्रुव को लाल रंग की कोई चमकती हुई चीज भी दिखाई दी, जिससे ध्रुव तुरंत समझ गया कि ये चमकती चीज जरूर सांप का जहर था। फिर जैसे ही दोनों ताकतवर नागोरा लोगों ने ध्रुव पर एक साथ अपने जहर वाले भाले से हमला किया तो ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए अपनी तलवार को बीच में लाकर उनके हमले को नाकाम किया। लेकिन तभी उसने देखा कि दोनों एकलव्यों ने तुरंत ध्रुव को देखकर अपना मुंह खोला, जिसमें से हरे रंग का काफी घना धुआं निकलने लगा। उस धुएं को देखकर थोड़ी दूरी पर खड़ी रेहाना ने चिल्लाते हुए ध्रुव से कहा, उस सांप के जहर से बचकर रहना। ये कहते हुए उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, जिसे महसूस कर ध्रुव ने अपनी शक्तियों के कवच को और मजबूत किया, जिससे टकराकर नागोरा के मुंह से निकला हरे रंग का जहर जलकर हवा में ही गायब हो गया। ऐसा करते ही ध्रुव ने तुरंत अपना पैर जमीन पर पटका और वो पलक झपकते ही सीधे नागोरा लोगों के लीडर के ठीक सामने आ पहुंचा, जिसे देखकर उस लीडर के चेहरे का रंग ही बादल गया। और तभी ध्रुव ने तुरंत अपनी तलवार से सीधे उस लीडर के सिर पर हमला किया, लेकिन उस लीडर ने भी हड़बड़ाते हुए अपनी पूंछ का इस्तेमाल कर वहां से दूर जाना सही समझा, जिस वजह से वो ध्रुव के जानलेवा हमले से बाल बाल बचा। ध्रुव के हमले से बचने के बावजूद वो लीडर काफी घबरा गया था और इसलिए वो रेत पर रेंगता हुआ ध्रुव से और ज्यादा दूर जाने लगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि ध्रुव के इरादे तो कुछ और ही थे। वो लीडर रेगिस्तान में रेंगते हुए ध्रुव से बचने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी। ये महसूस कर उस लीडर ने और ताकत लगाई, लेकिन आखिरकार वो खींचकर ध्रुव के पास वापस आ गया। वही उसे इस तरह खींचकर अपने पास आते देख ध्रुव मुस्कुराने लगा और उसने फिर एक बार जमीन पर पैर पटका, जिसके बाद वो अपनी ओर आते नागोरा लीडर की तरफ तेजी से बढ़ा। और फिर नागोरा लीडर को अपने बगल में पाकर ध्रुव ने तुरंत तलवार से सीधे उसके सिर पर दोबारा वार किया, जिससे ढेर सारा खून उछलकर उस सुनहरी रेत पर छलक पड़ा। जैसे ही बाकी बचे 9 सितारों वाले नागोरा लोगों ने देखा कि उनका लीडर किस तरह बेरहमी से मारा गया था, तो उन्होंने अचानक कुछ तेज आवाजें निकाली जैसे वो लोग मदद का इशारा कर रहे हों, और उसके बाद वो लोग तुरंत मुड़कर तेजी से रेंगते हुए रेगिस्तान के अंदरूनी इलाके की ओर जाने लगे। ये देखकर ध्रुव ने तुरंत तेजी से गोल घूमते हुए अपनी तलवार को शक्तियों की मदद से सीधे नागोरा लोगों की तरफ फेंका, जो उससे बहुत दूर जाना चाह रहे थे। तभी ध्रुव के हाथ से छूटते हुए वो काले रंग की तलवार शक्तियों की मदद से हवा में उड़ते हुए सीधे नागोरा लोगों का गला काटते हुए आर पार हो गई, जिससे काफी खून उछलकर सुनहरी रेत पर बिखर गया। इसके बाद ध्रुव एक गहरी सांस लेते हुए चलकर उस तलवार के पास गया और फिर उसने वो तलवार बाहर निकाली जिस पर काफी खून लगा हुआ था। फिर ध्रुव ने तलवार पर छपे खून को साफ किया और उसे वापस अपनी पीठ पर टांग लिया। ऐसा करने के बाद ध्रुव मुस्कुराते हुए योद्धा टोली के योद्धाओं की तरफ चलकर जाने लगा, जो उसे अपनी ओर आते देख काफी हैरान दिख रहे थे। फिर जैसे ही ध्रुव चलकर रेहाना के पास आया तो उसने मुस्कुराते हुए रेहाना से पूछा, तुम लोग ठीक हो न? इस पर रेहाना ने तुरंत मुस्कुराते हुए ध्रुव को जवाब देते हुए कहा, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। वैसे सच कहूं तो मैं ये नहीं जानती कि इस अनजान और खतरनाक जगह पर तुमने हमारी मदद क्यों की, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इस मदद के लिए शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज तुम यहाँ नहीं आते तो हमारे नसीब में तो। खैर, मेरा नाम रेहाना है और मैं इस छोटी सी टीम की लीडर हूँ और हम सब फौलाद योद्धा टोली के मेंबर्स हैं। ये सुनकर ध्रुव ने तुरंत उसे अपने बारे में बताते हुए कहा, मेरा नाम ध्रुव है, ध्रुव शौर्य। लेकिन ध्रुव के मुंह से उसका नाम सुनते ही रेहाना सोच में पड़ गई और फिर उसने मन ही मन खुद से ये सवाल किया, ध्रुव शौर्य, ये नाम तो सुना लग रहा है लेकिन कहाँ सुना है ये क्यों याद नहीं आ रहा। फिर अपने इस ख्याल को दिमाग से निकालते हुए रेहाना ने तुरंत मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, वैसे बुरा न मनो तो एक बात पूछूं, तुम यहाँ से कहाँ जाने की सोच रहे हो? क्योंकि अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है तो हम तुम्हें पैजर शहर बुलाना चाहेंगे। वहां आकर तुम्हें समझ आ जाएगा कि फौलाद योद्धा टोली अपने दोस्तों का कितना अच्छा ध्यान रखती है, और अब जो कि तुमने हमारी इतनी मदद की है इसलिए बदले में थोड़ी खातिरदारी तो बनती ही है। इतना कहकर उसने देखा कि ध्रुव आसमान की तरफ देखकर कुछ सोचने लगा और तभी रेहाना ने हड़बड़ाते हुए उससे आगे कहा, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैजर शहर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है।
मेरे ख्याल से हमें सिर्फ आधा घंटा लगेगा वहां पहुंचने में, और हम ये वादा करते हैं कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि तुम्हारा वक्त बर्बाद हुआ। ये सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और वो योद्धा टोली के साथ पैजर शहर जाने के लिए राजी हुआ। वैसे तो ध्रुव पहले से ही जानता था कि टाइगर डेजर्ट में आने के बाद उसे अपने बड़े भाइयों से तो मिलना ही था, जिन्हें उसने बहुत सालों से नहीं देखा था। देखा जाए तो दोनों भाई अपनी जिंदगी बनाने में लग गए थे और इसलिए पिछले कुछ सालों में न के बराबर ही मेसोडोरिया आए थे। लेकिन इसके बावजूद ध्रुव का उनसे रिश्ता बहुत गहरा था, क्योंकि अपने पिता रेंद्र और अपनी बचपन की दोस्त ईरा के अलावा उसके दोनों बड़े भाई ही थे जिन्होंने उसे संभाला था जब वो बहुत छोटा था। यही याद करते हुए अचानक ध्रुव के दिमाग में एक सवाल आया, न जाने ईरा इस वक्त क्या कर रही होगी। बाप रे, साल भर बीत गया उसे देखे हुए। दरअसल बात ये थी कि पिछले साल भर में ध्रुव अपनी कठिन ट्रेनिंग में इतना मशगूल था कि उसे और कुछ सोचने का ज्यादा वक्त ही नहीं मिला। लेकिन अब जब उसके दिमाग में ईरा की याद ने धावा बोल दिया था तो वो अचानक से ईरा को बहुत मिस करने लगा। फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए अपनी बढ़ती धड़कनों पर काबू पाया और उसे रेत के टीले पर दूर ईरा की परछाई दिखाई दी, जिसे देखकर ध्रुव मुस्कुराने लगा क्योंकि वो जानता था कि ये सिर्फ उसका वहम था। यही सोचते हुए ध्रुव की इच्छा हुई कि वो जल्द से जल्द अपनी ट्रेनिंग खत्म करे ताकि वो रक्ष अकेडमी जाकर ईरा से मिल पाए। लेकिन फिर ध्रुव ने तुरंत अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने बंद किए और फिर अपने सिर को हिलाते हुए ये याद किया कि ईरा के ऐसे बहुत से राज थे जिनके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। इसलिए अगर उसने खुद को ताकतवर नहीं बनाया तो वो शायद ईरा के सामने बहुत कमजोर पड़ जाए, और ऐसे कमजोर लड़के को कोई भी लड़की अपना साथी नहीं बनाना चाहेगी। ध्रुव इस वक्त ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि उसे याद था कि ईरा ने एक बार क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक ध्रुव को मुफ्त में देने की कोशिश की थी, जबकि उसकी कीमत बहुत बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा ध्रुव ये भी सोचने लगा कि इस बीते एक साल में न जाने ईरा कितनी ताकतवर हो गई थी। लेकिन मन ही मन उसे लग रहा था कि ईरा जिस रैंक पर भी थी ध्रुव से तो ज्यादा ताकतवर ही होगी। यही सोचते हुए ध्रुव ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, न जाने एकेडमी में ईरा कैसे अपना वक्त बिता रही होगी। लेकिन उसकी खूबसूरती और उसके नेचर को देखकर तो जरूर अब तक उसके बहुत चाहने वाले बन गए होंगे, जिसमें ज्यादातर तो लड़के ही होंगे। लेकिन कहीं ईरा को तो कोई पसंद नहीं आया होगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा ध्रुव, और अब इस बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। इस सवाल के बावजूद ध्रुव अंदर ही अंदर जानता था कि ईरा भी उससे काफी प्यार करती थी। यही सोचते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बरकरार थी, जिसे देखकर ध्रुव के पास ही खड़ी रिहाना चुपचाप हैरान होकर उसे देखती रही। फिर आखिरकार उसने अपने योद्धाओं की तरफ देखकर ध्रुव की तरफ नजरें घुमाते हुए उससे सवाल किया, तुम ठीक तो हो ना? कहीं नागोरा लोगों का जहर तो तुम्हारे अंदर नहीं चला गया? ये सुनते ही ध्रुव एकदम से होश में आया और उसने मुस्कुराते हुए देखा कि उसके आसपास खड़े योद्धा इस वक्त उसे ही देख रहे थे। ये देखकर ध्रुव को थोड़ी शर्म आई और उसने सभी से मुस्कुराते हुए माफी मांगी, मुझे माफ करना दोस्तों, मैं कहीं खो गया था। वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर रेहाना की जान में जान आई और उसने ध्रुव से तुरंत कहा, अगर तुम ठीक हो तो हम पैजर शहर के लिए अभी ही क्यों नहीं निकल जाते? क्या कहते हो? इस पर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए रेहाना को जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं। चलो चलते हैं पैजर शहर और मिलते हैं फौलाद योद्धा टोली से। क्या होगा जब ध्रुव इतने सालों बाद अपने बड़े भाइयों से मिलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए आई सुपर योद्धा सिर्फ पॉकेट एफएम पर। 151 ध्रुव कितना बड़ा हो गया है तू? ध्रुव का जवाब सुनकर रेहाना ने पलटकर योद्धाओं में से एक को आदेश देते हुए कहा, जाओ और जाकर बग्घी लेकर आओ। ये सुनकर उस योद्धा ने अपना सिर हिलाते हुए रेहाना की बात मानी और फिर वो रेगिस्तान में चलने वाली ऊंट वाली बग्घी लेने चला गया। वो बग्घी बहुत ज्यादा दूर नहीं खड़ी थी और इसलिए उस योद्धा को ज्यादा वक्त नहीं लगा और वो बग्घी लेकर ध्रुव और बाकी सभी के पास वापस लौट आया। बग्घी को गौर से देखने के बाद ध्रुव की नज़र पीछे की तरफ रखे एक बक्से पर पड़ी, जिसमें रैंक 1 की 2 तिलिस्मी जानवरों की लाशें रखी हुई थी। उस बग्घी में ज्यादा लोगों के बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए रेहाना ने उसमें टोली का भारी सामान रखकर बग्घी चला रहे योद्धा को समझाते हुए कहा, बग्घी सीधे पैजर शहर ले जाओ और वहां लीडर्स को बता देना कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। इस पर उस बग्घी वाले योद्धा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर उसने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है हमारे लीडर्स को तुमसे मिलकर बहुत खुशी होगी।
ये कहकर उसने तुरंत ऊंट की लगाम खींची, जिससे उस ऊंट ने चलना शुरू कर दिया। बग्घी के जाते ही ध्रुव थोड़ा अलग होकर अपनी अंगूठी में से कपड़े निकालकर पहनने लगा। वही ध्रुव को कपड़े बदलते देख रेहाना ने भी अपने साथियों को चलने का आदेश दिया। तभी अचानक अज़रा ने ध्रुव को देखकर कुछ सोचते हुए रेहाना से कहा, टीम लीडर, आपको नहीं लगता कि इस लड़के ध्रुव की शक्ल हमारी टोली के लीडर से काफी मिलती जुलती है? ये सुनते ही रेहाना काफी हैरान हो गई। फिर उसने अज़रा की बात पर गौर करने पर पाया कि शायद इसके पीछे कुछ और ही राज था। यही सोचते हुए उसने तुरंत अज़रा से एक सवाल किया, अज़रा, मुझे याद आ रहा है कि लीडर्स बता रहे थे कि उनका कोई छोटा भाई भी है ना? रेहाना की बात सुनकर अज़रा उस पल को याद करने में लग गया, और फिर जैसे ही उसे वो बात याद आई तो उसने तुरंत रेहाना को जवाब दिया, हाँ, मुझे भी याद आ गया, लेकिन उनका छोटा भाई तो किसी वजह से एकलव्य रैंक पार ही नहीं कर पा रहा था, और ये तो दक्ष रैंक वाला है। अज़रा रेहाना को ये बात समझा ही रहा था कि रेहाना को अचानक से कुछ और याद आया, और उसने अज़रा की बात बीच में ही काटते हुए कहा, लेकिन लीडर्स के छोटे भाई का नाम भी तो ध्रुव है ना, और उनके नाम के आगे भी तो शौर्य लगता है। इसका मतलब? ये कहते हुए रेहाना का मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। फिर पैजर शहर के रास्ते में रेहाना ने बातों बातों में ध्रुव से उसकी असलियत जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार ध्रुव कोई अजीब सा जवाब देता, जिसके बाद रेहाना उससे ज्यादा कुछ पूछ ही नहीं पाती। वैसे तो ध्रुव ने रेहाना को अपने बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसे ध्यान से देखने के बाद रेहाना ये समझ गई थी कि उसके बगल में चलता दक्ष रैंक का ध्रुव जरूर फौलाद योद्धा टोली के लीडर्स विराट और रक्षित का छोटा भाई था। उसके बाद रेहाना को जैसे ही ये समझ आ गया तो उसके मन से सारा शक और सारी फिक्र दूर हो गई, और वो अब ध्रुव से खुशी खुशी मुस्कुराते हुए बात करने लगी। रास्ते भर बात करने के बाद रेहाना को पैजर शहर दिखाई देने लगा, जिसे देखकर उसने और बाकी सभी योद्धाओं ने एक राहत की सांस ली। लेकिन सिर्फ वो ही नहीं थे जो इतने खुश थे, बल्कि ध्रुव भी खुशी खुशी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि पिछले 10 दिनों से वो रेगिस्तान की कठिन ट्रेनिंग से बहुत थक चुका था, और अब उसके पास आराम करने की जगह थी जहां वो अपने भाइयों से भी मिल सकता था। इसलिए पैजर शहर देखते ही वो अंदर ही अंदर बहुत उतावला होने लगा। फिर धीरे धीरे ही सही, लेकिन ध्रुव और बाकी सभी लोग आखिरकार पैजर शहर के बड़े से दरवाजे से अंदर घुस आए। साम्राज्य के बाकी शहरों के मुकाबले रेगिस्तान के पास बने शहर बहुत ही मामूली से दिखने वाले थे, लेकिन इसके बावजूद टाइगर डेजर्ट के बगल में होने की वजह से यहाँ की सुरक्षा काफी ज्यादा मजबूत थी, और इसलिए इन शहरों में लगातार सिपाही चलते फिरते दिखा करते थे। वही पैजर शहर में घुसते ही ध्रुव चुपचाप रेहाना और उसके साथियों के साथ साथ चलता रहा। वो लोग कुछ गलियों से गुजरकर एक ऐसे बड़े से घर के सामने आ गए जो दिखने में मेसोडोरिया के शौर्य महल जैसा दिख रहा था। उसे देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, और जैसे ही उसने नजरें घुमाई तो उसे देखा कि उस इमारत पर एक झंडा लगा हुआ था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में फौलाद योद्धा टोली लिखा हुआ था। फिर जैसे जैसे सभी एंट्रेंस की तरफ पहुंचे तो ध्रुव को कुछ लंबे चौड़े योद्धा दिखाई दिए, जिनके हाथों में खतरनाक से दिखने वाले हथियार थे और जो किसी मूर्ति की तरह बिल्कुल सीधे खड़े हुए थे। उनकी मूछें और उनके चेहरे के जख्म देखकर ध्रुव समझ गया था कि ये कोई नए नवाड़ी योद्धा नहीं थे, बल्कि ये तो बहुत बार मौत के मुंह से जिंदा बचकर आए योद्धा थे। तभी उस जगह पर आकर रेहाना ने खुशी से ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, इस पैजर शहर में हमारी फौलाद योद्धा टोली सबसे ताकतवर टोलियों में आती है, बल्कि सच तो ये है कि सिर्फ रेगिस्तान योद्धा टोली ही हमसे ज्यादा ताकतवर है और कोई नहीं, और वो भी इसलिए क्योंकि उनका लीडर एक महादक्ष है। इसके अलावा एक और टोली है जो वैसे तो ताकतवर मानी जाती है, लेकिन हमारे सामने वो कुछ भी नहीं है। वो टोली है तूफानी योद्धा टोली। ये सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, क्योंकि वो मन ही मन इस बात से काफी खुश था कि पिछले कुछ सालों में उसके दोनों बड़े भाइयों ने मिलकर इस अजनबी जगह में भी अपनी ताकतवर पहचान बनाकर रखी थी। इस बात से ध्रुव के दिल में उनके लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। साथ ही वो मन ही मन ये भी सोचने लगा कि अगर वो उनकी जगह पर होता तो शायद ऐसी कामयाबी नहीं देख पाता। तभी अचानक उसे अपने पिता अरेंद्र की बात याद आ गई कि कैसे उनका सबसे बड़ा बेटा विराट बाकी सभी से ज्यादा समझदार और जिम्मेदार था। इस बात से अरेंद्र उससे बहुत खुश थे। वहीं अरेंद्र का दूसरा बेटा रक्षित काफी चालाक और बेरहम माना जाता था। दोनों भाई मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए फौलाद योद्धा टोली को आज इस मुकाम पर ले आए थे कि पैजर शहर में फिलहाल
फौलाद योद्धा टोली से ज्यादा ताकतवर सिर्फ एक और टोली थी। तभी अचानक एंट्रांस पर खड़े एक योद्धा ने रेहाना को देखते हुए उससे सवाल किया, रेहाना, तुम सब ठीक तो हो ना? बग्घी वाले ने वापस लौटकर हमें बताया कि तुम लोगों पर नागोरा लोगों ने हमला कर दिया था, क्या ये सच है? इस पर रेहाना ने उस योद्धा को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम बिल्कुल ठीक है। वैसे दोनों लीडर्स अंदर ही है क्या? ये सुनकर उस योद्धा ने पहले तो एक राहत की सांस ली और फिर रेहाना के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ, दोनों अंदर ही हैं। इतना कहकर उस योद्धा ने तुरंत ध्रुव की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए रेहाना से कहा, जब से दोनों ने इस लड़के के बारे में सुना है तब से वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं और तुम लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो आमतौर पर शांत रहने वाले दोनों लीडर्स आज छोटे बच्चों की तरह खुश दिखाई दे रहे हैं। ये सुनकर ध्रुव को भी बहुत खुशी महसूस हुई और वो योद्धा को मुस्कुराते हुए देखकर सीधे अंदर जाने लगा, जिसके बाद रेहाना भी तुरंत उसके साथ चलने लगी। फिर धीरे धीरे ध्रुव ने अपनी रफ्तार धीमी की, जिसे देखकर रेहाना समझ गई कि ध्रुव उसे आगे चलने का इशारा कर रहा था। ये देखकर रेहाना ने अपने कदम तेज किए और वो रास्तों से होते हुए ध्रुव को उसके भाइयों से मिलाने के लिए ले गई। रास्ते में उन्हें योद्धा टोली के बहुत से योद्धा दिखाई दिए जो ध्रुव को देखकर काफी हैरान दिख रहे थे, और फिर जैसे ही ध्रुव उनसे थोड़ा आगे हुआ तो वो योद्धा आपस में फुसफुसाते हुए बात करने लगे। तभी रेहाना ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से धीमी आवाज में कहा, हाँ, हमारी टोली के लीडर्स तुम्हारे बारे में काफी बात करते हैं और मुझे लगता है कि जिस आदमी को हमने बग्घी से यहाँ भेजा था उसने तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया है। ये सुनकर ध्रुव ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, क्योंकि उसे समझ आ गया कि रेहाना उसके और उसके भाइयों के रिश्ते के बारे में जान गई थी। इसी तरह चलते चलते वो लोग एक बड़े से हॉल के सामने आकर रुक गए। वहां खड़े खड़े ध्रुव को हॉल के अंदर से अपने भाइयों की पहचानी पहचानी आवाज सुनाई देने लगी, जिस वजह से उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई। वैसे तो ध्रुव इतनी आसानी से रोता नहीं था, लेकिन ये उसके सगे भाई थे जिनसे उसका खून का रिश्ता था। फिर ध्रुव ने अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर एक गहरी सांस ली और फिर वो रेहाना से रोने के लिए माफी मांगने लगा। ऐसा करने के बाद वो चलकर अंदर जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने के लिए पकड़ा तो अचानक से दूसरी ओर से किसी ने दरवाज़ा खोला और वो जवान लड़का दिखने में थोड़ा थोड़ा ध्रुव जैसा ही लग रहा था। वो लड़का योद्धा के कपड़ों में था और उसका कद काफी ज्यादा लंबा था, जिसके साथ वो काफी ताकतवर भी दिख रहा था। उस जवान लड़के ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो पहले तो उसके चेहरे पर हल्की हैरानी थी, लेकिन अचानक से वो हैरानी इतनी ज्यादा खुशी में बदल गई कि ध्रुव भी उसे देखकर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। फिर आखिरकार ध्रुव अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और रोते रोते उसने उस लड़के से कहा, रक्षित भाई। ये कहते हुए उसका गला भारी हो गया था, जिस वजह से उसकी आवाज़ भी कँपकँपाने लगी। ध्रुव को अचानक से वो पुराने दिन याद आ गए जब शौर्य दल में हर कोई उसे ज़ीरो बुलाया करता था, लेकिन जो लड़का उसके सामने इस वक्त खड़ा था वो तब भी लगातार ध्रुव का हौसला बढ़ाता रहता और हर वक्त ध्रुव की रक्षा करने के लिए उसके पास ही रहता। और जब भी कोई दल वाला ध्रुव का मजाक बनाने की हिम्मत करता तो ये लड़का मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया करता था। लेकिन ऐसा करने पर ध्रुव के भाई को दल की सजा भी भुगतनी पड़ती थी, जो वो मुस्कुराते हुए ध्रुव के लिए झेल लिया करता था। तभी उस लड़के ने हंसते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव छोटू, आखिर तू आ ही गया। हाँ, ये कहकर वो लड़का हड़बड़ाते हुए बाहर आया और उसने खुशी से ध्रुव को कसकर गले लगा लिया। वहीं छोटू नाम सुनने के बाद ध्रुव थोड़ा शर्मा गया, क्योंकि ये नाम उसने सालों से नहीं सुना था और उसे इस नाम से सिर्फ उसके भाई ही बुलाया करते थे। लेकिन फिर ध्रुव ने चुपके से अपने आंसू पोंछकर ये महसूस किया कि उसका भाई उसे छोड़ ही नहीं रहा था। यही देखकर हंसते हुए उसने अपने भाई से कहा, अरे भैया, गले लगाकर जान लेने का इरादा है क्या? इस पर ध्रुव के भाई रक्षित ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, क्या बात है ध्रुव, तूने तो काफी सही बॉडी वॉडी बना ली है। अच्छा ये बता, ताकत घटने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई क्या? ये सुनकर ध्रुव ने हाँ कहते हुए अपना सिर हिलाया, जिसके बाद रक्षित ने ध्रुव को पकड़ते हुए उससे कहा, बहुत बढ़िया। अच्छा चल, अब विराट भाई से मिलने चलते हैं, वो काफी देर से तेरा इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर रक्षित तुरंत ध्रुव को खींचते हुए अंदर ले गया और उसने खुशी में ये तक नहीं देखा कि ध्रुव के बगल में रेहाना भी खड़ी हुई थी। उसके बाद जैसे ही दोनों भाई हॉल के अंदर घुसे तो ध्रुव की नज़र थोड़ी दूरी पर रखी एक बड़ी सी कुर्सी पर पड़ी, जिसमें एक आदमी बैठा किसी का इंतजार कर रहा था।
वो एक सफेद रंग का कोट पहना हुआ था और जैसे ही उसने अपनी नजरें दरवाजे के पास की तो उसे ध्रुव और रक्षित अंदर आते दिखे, जिससे उस आदमी के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। इसके साथ ही उस आदमी की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई, जिसके साथ उसने खड़े होते हुए ध्रुव से कहा, छोटू, बाप रे कितना बड़ा हो गया है तू। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा छोटा भाई अकेले यहाँ तक आ गया। वही उस आदमी की खुशी देखते हुए ध्रुव ने भी एक गहरी सांस लेते हुए अपने जज्बातों पर काबू किया और फिर उसके पास जाते हुए कहा, क्या बात है विराट भैया, आप तो और ज्यादा हैंडसम हो गए हैं। वही ध्रुव को अपने जज्बातों पर काबू पाते देख विराट थोड़ा हैरान हो गया और उसने ध्रुव की तारीफ करते हुए उससे कहा, तू बता छोटू, तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हमारे जाने के बाद काफी कुछ सीख लिया है तूने। वैसे सच कहूँ तो जब शुरुआत में रिक्कू घर से दूर हुआ था तो उसे घर की बहुत याद आती थी, लेकिन तू तो काफी समझदार हो गया है। इस पर ध्रुव ने अपने बड़े भाई को जवाब देते हुए कहा, शुरुआत में तो मुझे भी थोड़ी दिक्कत हुई थी भैया, लेकिन अगर मैं खुद पर काबू नहीं पाता तो आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। ये सुनकर विराट ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, बहुत अच्छा है जो तू आज इस मुकाम पर पहुंचा है। मैं सोच भी नहीं सकता कि पिताजी तुझे ऐसे देखकर कितने खुश हो जाएंगे। वैसे सच कहूं तो पहले पहले तो रक्कू मुझे कोस रहा था कि मैं तुझे भी अपने साथ नहीं लाया, लेकिन जब सफर के दौरान हमारी जान पर खतरा मंडराने लगा तो उसकी समझ आया कि तुझे साथ न लाकर हमने बिल्कुल सही काम किया, नहीं तो तेरी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती और कम से कम दल के साथ रहने पर पिताजी तेरा ध्यान तो रख सकते थे। इतने में ध्रुव के दूसरे भाई रक्षित ने दोनों भाइयों को देखते हुए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, अब पुरानी बातों को किनारे करो। अच्छी बात है कि छोटू को मेसोडोरिया में कुछ नहीं हुआ, नहीं तो मैं वापस लौटकर दल वालों की जिंदगी खत्म कर देता। अपने भाई की बात सुनकर विराट ने भी मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब बेकार बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। इतना कहकर उसने ध्रुव की तरफ देखकर बहुत खुश होते हुए कहा, वैसे ध्रुव, रेहाना ने जिस योद्धा को यहाँ भेजा था उसने बताया कि तुमने दक्ष रैंक हासिल कर लिया है। क्या ये सच है? क्या ध्रुव के भाई भी उसके सफर में उसका साथ देंगे? 152 तुम रो क्यों रही हो बेला? विराट की बात सुनकर ध्रुव के पास खड़ा रक्षित काफी हैरान हुआ। उसे याद था कि जब वो मेसोडोरिया छोड़कर आया था तब ध्रुव शून्य रैंक के 3 या 4 सितारों पर था, लेकिन पिछले 3-4 सालों में उसकी ताकत इतनी कैसे बढ़ गई कि वो भाइयों की बराबरी पर आ गया। तभी ध्रुव ने बड़े भाई की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, लेकिन मुझे दक्ष रैंक हासिल किए बहुत वक्त नहीं हुआ है। वो तो मैं अपनी ट्रेनिंग में लगा था और एक दिन मुझे समझ आया कि मैं दक्ष बन चुका हूँ। अपने भाई की ये रफ्तार देखकर दोनों भाइयों ने खुश होते हुए ध्रुव से कहा, बेहतरीन है तुम्हारी रफ्तार, बल्कि तुम्हारी ये रफ्तार तो पिछली वाली से भी ज्यादा तेज है। आखिर तुमने ये किया कैसे? इस पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपने हैरान भाइयों को जवाब दिया, मुझे सिर्फ एक ही रास्ता पता था, कड़ी ट्रेनिंग करने का, और बस मैं वही करता रहा क्योंकि मेरी 3 साल वाली शर्त अब खत्म होने के बहुत करीब है। अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर विराट और रक्षित एक पल के लिए थम गए। फिर कुछ पल बाद उन्हें याद आया कि ध्रुव क्या बात कर रहा था और इस वजह से विराट के चेहरे की मुस्कान हल्के गुस्से में बदल गई, जिसके साथ उसने ध्रुव से कहा, मुझे सुनने में आया था कि जयान परिवार की लारा ने तुम्हें और बाबा को रिश्ता तोड़ने पर मजबूर कर दिया था। विराट ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि रक्षित ने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, गलत किया उसने, बहुत ज्यादा गलत किया। रक्षित की मुस्कान के पीछे एक गुस्सा था, लेकिन वो भी जानता था कि फौलाद योद्धा टोली अभी इतनी ताकतवर नहीं हुई थी कि वो अंबर दल से मुकाबला कर पाए। पर रक्षित को तो जीत या हार से मतलब ही नहीं था, उसे तो सिर्फ मनमानी करना पसंद था। और अपने इसी रवैये के चलते उसने कड़ी ट्रेनिंग की और दर्द सहते हुए खुद को मजबूत बनाया ताकि पूरे पैजर शहर में उसके नाम से उसके दुश्मन घबराने लगे। ये खौफ सिर्फ रक्षित का ही नहीं था, बल्कि सबसे बड़े भाई विराट का भी था, क्योंकि उसके जैसा दिमाग शायद ही कभी किसी के पास हुआ था। इतने में ध्रुव ने मुस्कुराकर अपने भाइयों का गुस्सा ठंडा करते हुए कहा, मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों को फिलहाल उसकी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं संभाल लूंगा उस लड़की को। इस दौरान आप लोग खुद को मजबूत बनाते रहिए, क्योंकि शायद आगे जाकर मुझे अपनी जान बचाने के लिए आप लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर ध्रुव के दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने ध्रुव से कहा, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है, लेकिन तू बस इतना याद रखना कि हम तीनों भाई हैं। और सच कहूँ तो हम दोनों ने ये फौलाद युद्ध टोली बनाई ही हम सबकी रक्षा के लिए है,
लेकिन तेरी रफ्तार देखकर तो हमें नहीं लगता कि तुझे हमारी रक्षा की कोई जरूरत पड़ेगी। दोनों भाइयों की बात सुनकर ध्रुव मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि उसकी ताकत बढ़ने से उसके भाई कितने ज्यादा खुश थे। और वो अब ये भी समझ गए थे कि ध्रुव अब खुद की रक्षा अच्छी तरह कर सकता था। इसी तरह वक्त बीतता रहा और पता ही नहीं चला कब रात हो गई। फिर ध्रुव, जिसने आज तक शराब को हाथ तक नहीं लगाया था, वो खुशी खुशी अपने दोनों भाइयों विराट और रक्षित के साथ शराब की एक दुकान पर शराब लेने के लिए चला गया। अगले दिन ध्रुव जैसे ही अपनी नींद से उठा तो उसे अपना सिर भारी सा लग रहा था, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो उसे सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। तभी उसने देखा है कि पास की खिड़की से आसमान चमक रहा था और फिलहाल उसका सिर और ज्यादा भारी लगने लगा था। उसके बाद ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर वो उठाकर बैठ गया। बैठने के बाद ध्रुव ने तुरंत पालती मार ली और वो ट्रेनिंग करने लगा ताकि वो अपने शरीर से कल रात की शराब को बाहर निकाल पाए। कुछ देर ट्रेनिंग करने के बाद ध्रुव ने अचानक चुटकी बजाई, जिससे तुरंत उसके शरीर से एक भाप बाहर निकली, जिसके साथ ध्रुव के शरीर से सारी शराब बाहर हो गई। अब जो उसके शरीर से शराब बाहर जा चुकी थी, तो ध्रुव ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली और फिर वो गहरी सांस लेने लगा। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला और एक प्यारी और खूबसूरत लड़की कमरे के अंदर आई। फिर जैसे ही उस लड़की ने देखा कि ध्रुव की नींद खुल चुकी थी और वो उसे इस तरह बिना पूछे अंदर आते देख रहा था, तो वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा गई, क्योंकि उसे लगा कि कहीं ध्रुव उसे कुछ कह न दे। तभी लड़की ने हड़बड़ाते हुए ध्रुव से कहा, आप जाग गए। माफी चाहती हूँ, मैं बिना बताए ही अंदर आ गई। उस लड़की को ध्रुव ने ध्यान से देखने के बाद समझा कि उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, बल्कि देखने से तो वो ध्रुव से उम्र में छोटी ही लग रही थी। उस लड़की ने एक हल्के हरे रंग का ड्रेस पहना हुआ था और उसका शरीर छोटा होने के बावजूद काफी घुमावदार था। वही ध्रुव ने ये भी देखा कि वो लड़की इस वक्त कितना घबरा रही थी, इसलिए ध्रुव ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, बताओ क्या हुआ। इस पर उस लड़की ने थोड़ा शर्माते हुए ध्रुव से कहा, मुझे आपका मुंह धुलवाने के लिए भेजा गया है। ये सुनकर ध्रुव पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसने मुस्कुराते हुए उस लड़की को जवाब दिया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, मैं खुद ही अपना मुंह धो लूँगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये बात भी कहनी पड़ेगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ध्रुव के इस सवाल को सुनकर वो लड़की अचानक से हैरान हो गई और उसने हड़बड़ाते हुए ध्रुव को जवाब दिया, मेरा नाम बेला है, उद्धरण चिन्ह। और उसका जवाब सुनकर ध्रुव उठकर आगे आया और फिर उसने अपना मुंह धोते हुए उस लड़की से एक तौलिया मांगा, जिसके बाद उसने मुंह पोंछकर वो तौलिया लड़की के पास ही रखे एक डिब्बे में डाल दिया। जैसे ही उस लड़की ने देखा कि ध्रुव ने अपना मुंह धो लिया था, तो वो अपने साथ तौलिया लेकर बाहर चली गई। वही ध्रुव उसे जाते हुए देख रहा था और ये महसूस कर रहा था कि उसकी चल में वैसा लचीलापन था जैसा किसी सांप में हुआ करता था। यही सोचते हुए ध्रुव ने खुद पर हंसते हुए कहा, बाप रे, मैं भी क्या क्या सोच रहा हूँ। और फिर इतना कहकर ध्रुव अपने बिस्तर के पास गया और उसने वहां रखी काले रंग की तलवार को उठा लिया। तलवार पीठ पर टांगने के बाद ध्रुव मुस्कुराने लगा, क्योंकि साल भर की कड़ी ट्रेनिंग के बाद अब वो भारी तलवार, जो कि शुरुआत में एक भारी काले रंग का पत्थर थी, अब उठाने में उतनी भारी नहीं लगती थी जितनी कि पहले लगा करती थी। ध्रुव ये बात भी समझता था कि तलवार शरीर से उतारते ही उसकी शक्तियां अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, जो उसकी नज़रों में किसी से लड़ने के वक्त काफी काम आ सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि तलवार उतारने पर ध्रुव की रफ्तार और ताकत दोनों बहुत बढ़ जाते थे, जिससे सामने वाला हैरान परेशान हो जाता। तभी ध्रुव ने एक झटके में अपनी पीठ से तलवार निकालकर हवा में वार किया, लेकिन गलती से उसका वार पास ही टिंगे लकड़ी के शेल्फ पर टकराया और उस शेल्फ के 2 टुकड़े हो गए। इसके साथ ही उस पर रखे कुछ कपड़े भी बिखरकर जमीन पर आ गए। ये देखकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपनी तलवार वापस पीठ पर टांग दी। वही उस कमरे से थोड़ी ही दूरी पर खड़ी बेला ने जैसे ही ध्रुव के कमरे से वो आवाज़ सुनी, तो वो हड़बड़ाते हुए वहां गई और उसने देखा कि लकड़ी का शेल्फ टूट गया था, जिस वजह से कुछ कपड़े जमीन पर बिखर गए थे। ये देखकर उसने ध्रुव से कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो चुपचाप जमीन से कपड़े उठाने लगी, जैसे कि वो गलती उसकी ही थी। उसे ऐसा करते देख ध्रुव को थोड़ा बुरा लगा, जिस वजह से वो भी जमीन से कपड़े उठाने के लिए झुका, लेकिन तभी अचानक उसकी नज़र बेला की गोरी कलाइयों पर पड़ी और उसने देखा कि उसकी कलाइयों पर हरे रंग के सांप के शरीर जैसी परतें बनी हुई थी। ये देखते ही ध्रुव की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई
जिसके बाद उसने चुपके से बेला के पैरों की तरफ ध्यान दिया, लेकिन उसे वहां सांप की कोई पूंछ नहीं दिखाई दी, बल्कि इस लड़की के तो इंसानों जैसे ही पैर थे। तभी बेला ने कपड़े उठाकर जैसे ही अपना सिर ध्रुव की तरफ किया, तो उसने देखा कि ध्रुव उसे देखकर हैरान हो गया था। लेकिन बेला को समझ नहीं आया कि ध्रुव ने ऐसा क्या देख लिया था जो वो इतना ज्यादा हैरान दिख रहा था। इसलिए बेला ने अपने आसपास नजरें घुमाए और अचानक उसे समझ आया कि यह हैरानी आसपास की किसी चीज को देखकर नहीं, बल्कि बेला की खुली कलाइयों को देखकर ध्रुव के चेहरे पर आई थी। इस बात को समझते हुए बेला ने हड़बड़ाते हुए अपनी कलाई छुपाए और वो 2 कदम पीछे हो गई। फिर पीछे होते ही न जाने उसके दिमाग में कैसा डर आ गया कि वो अचानक से कांपने लगी। तभी उस लड़की ने कांपती आवाज में ध्रुव को समझाने की कोशिश की, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको डराना नहीं चाहती थी। ये सुनते हुए ध्रुव को उस कांपती लड़की के लिए बहुत बुरा लगा। ध्रुव ने पहले सुना था कि टाइगर डेजर्ट के आसपास के इलाकों में अक्सर कोई इंसानी औरत किसी नागोरा मर्द के साथ रिश्ता बनाती थी और आमतौर पर इस रिश्ते का नतीजा कोई बच्चा या बच्ची नहीं हुआ करते थे। लेकिन हजारों में एक बार ऐसा भी हो जाया करता था कि कोई इंसानी औरत नागोरा मर्द के बच्चे को जन्म दे देती थी। और ऐसे खास बच्चे जो आधे इंसान आधे नाग पैदा होते थे, वो 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाते थे। पर इस वक्त ध्रुव के सामने जो लड़की कांपते हुए रो रही थी, वो तो आराम से 15-16 साल की लग रही थी। इसका मतलब था कि वो सालों से लोगों के ताने सुनती आई होगी, क्योंकि ऐसे लोगों को शापित माना जाता था और ऐसे लोगों को लोग इंसान नहीं मानते थे और नागोरा लोग अपने में से एक नहीं मानते थे। यही सब सोचकर ध्रुव को उस लड़की के लिए बहुत बुरा लगने लगा। तभी ध्रुव मुस्कुराते हुए उस लड़की के पास आया और उसने अपना हाथ उस लड़की के सिर पर फेरते हुए उससे कहा, तुम रो क्यों रही हो? इतना कहकर वो नीचे झुका और उसने उस लड़की की कलाई देखते हुए उससे कहा, इतनी खूबसूरत दिख रही है ये हरे रंग की परतें, ऐसा लग रहा है जैसे कोई तस्वीर बनी हो। ये सुनकर वो लड़की दंग रह गई, क्योंकि पैदा होने से लेकर आज तक उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उसकी कलाई पर बनी सांप जैसी परतें, जिससे वो खुद भी डर जाया करती थी, किसी को खूबसूरत भी लग सकती थी। इसी हैरानी में उस लड़की ने हिम्मत जुटाकर थोड़ा हिचकिचाते हुए ध्रुव से सवाल किया, क्या आप इन्हें देखकर डरे नहीं? वही उसका सवाल सुनकर ध्रुव ने बेला की नम आंखों को देखा, जिसे ध्यान से देखने पर ध्रुव को उसमें हरे रंग के 3 निशान नजर आए। वो निशान काफी छोटे थे और बेला की आंखों में छुपे हुए थे। तभी अचानक ध्रुव की सांसें जैसे एक पल के लिए थम गई, जिसे महसूस करते हुए ध्रुव ने अपना ध्यान उसकी आंखों से हटाते हुए खुद से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरी अंदरूनी शक्ति इतनी ताकतवर है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि शायद मैं अपना होश खोने लगा था। यही सोचते हुए ध्रुव ने एक बार फिर उस लड़की की आंखों में झांक कर देखा, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गया कि एक पल पहले जो 3 हरे निशान उसे वश में कर रहे थे, वो अब उस लड़की की आंखों से गायब हो चुके थे। ये देखकर ध्रुव ने घबराते हुए खुद से कहा, कहीं वो मेरा वहम तो नहीं था? नहीं, शायद मैंने कल रात ज्यादा ही पी ली थी। इतना कहकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने मुस्कुराकर बेला से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर देना, क्योंकि शायद मेरी वजह से तुम इतना घबरा गई। इस पर बेला ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। वो इसलिए इतनी हैरान थी क्योंकि उसकी जिंदगी में ध्रुव पहला था जिसने उससे माफी मांगी थी। इतने में बेला ने अपना सिर झुकाकर ध्रुव से धीमी आवाज में कहा, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं हर वक्त आपकी जरूरतों के लिए मौजूद रहूंगी। ये सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और इसी मुस्कुराहट के साथ उसने बेला से पूछा, वैसे मेरे दोनों भाई कहाँ पर हैं? वही ध्रुव के इस सवाल का जवाब देते हुए बेला ने अपनी मीठी और धीमी आवाज में उसे बताया, लीडर विराट और लीडर अक्षित टोली के कुछ जरूरी काम देखने के लिए दरबार में बैठे हैं। अगर आप चाहे तो मैं आपको वहां ले जा सकती हूँ। बेला की बात सुनकर ध्रुव ने उसे कुछ सोचकर उसे जवाब दिया, नहीं, रहने दो, अगर वो जरूरी काम कर रहे हैं तो मैं उन्हें तंग नहीं करना चाहता। अच्छा, क्या तुम मुझे आसपास का इलाका घुमा सकती हो? ये सुनकर बेला अपना सिर हिलाते हुए आगे आई और उसने ध्रुव को आगे चलने का इशारा किया। फिर जैसे ही ध्रुव कमरे से बाहर आया तो रोशनदान से आती सूरज की तेज रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ी और एक पल के लिए तो उसे अपना हाथ अपने चेहरे के पास लाना पड़ा। लेकिन फिर ध्रुव को उस सूरज की हल्की गर्माहट अच्छी लगने लगी, क्योंकि ये धूप सुबह की मुलायम धूप थी, न कि दोपहर की तड़कती भड़कती धूप। फिर ध्रुव ने बेला के साथ चलते हुए टोली के बाकी लोगों को देखा और वो ये जानकर हैरान हो गया कि जो भी उसे देखता वो उसके पास आकर दोस्तों की तरह उससे मिलता, जिससे ध्रुव समझ गया था
कि सभी को ध्रुव के बारे में पता चल गया था। लेकिन फिर जैसे ही उनकी नज़र ध्रुव के पास खड़ी बेला पर पड़ती तो उनकी मुस्कुराहटें गायब होने लगती और उनके चेहरे पर बेला के लिए घिन दिखाई देने लगती। वही लोगों को इस तरह निगाहों से बेला को बेइज्जत करते देख ध्रुव मन ही मन सोचता कि आखिर उस बेचारी लड़की की गलती क्या थी जो उससे इस तरह का बर्ताव किया जा रहा था। लेकिन ध्रुव इतना तो समझ गया था कि सभी को बेला की पहचान के बारे में पता था और बेला के झुके सिर को देखकर ध्रुव को वो दर्द भरा वक्त याद आ गया जब सड़कों पर चलते लोग उसे भी ऐसी जिल्लत भरी निगाहों से देखा करते थे और उसे जीरो बुलाया करते थे। कैसा रहेगा ध्रुव का आगे का सफर, जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा सिर्फ पॉकेट एफएम पर। 153 ध्रुव का बड़े भाई से मुकाबला। ध्रुव ने देखा कि लोग किस तरह से बेला से बर्ताव कर रहे थे और ये देखकर उसे अपने पुराने दिनों की याद आ गई जब मेसोडोरिया में लोग उससे भी ऐसे ही बर्ताव किया करते थे। लेकिन ध्रुव ये भी समझ गया था कि क्योंकि योद्धा टोली टाइगर डेजर्ट से लगे शहर में रहती थी इसलिए उनकी टाइगर डेजर्ट में रहने वाले नागोरा लोगों से काफ़ी पुरानी दुश्मनी थी जिसे मिटाना लगभग नामुमकिन था। वो लोग जब भी बेला को देखते तो उन्हें रेगिस्तान में रहने वाले नागोरा लोगों की याद आ जाती जिस वजह से उनका खून खौलने लगता। और सिर्फ पैजर शहर के लोग ही नहीं थे जो नागोरा लोगों से नफरत करते थे बल्कि रेगिस्तान से लगे हर शहर के इंसान नागोरा को अपना दुश्मन मानते थे। लेकिन लोगों की इस दुश्मनी का खामियाजा बेचारी बेला को भुगतना पड़ता क्योंकि उसकी रगों में भी नागोरा का खून बह रहा था। वही सड़क पर ध्रुव के बगल में चलते हुए बेला लोगों की लगातार नज़रों से कांपने लगती और उसके खूबसूरत से प्यारे चेहरे पर मायूसी छा जाती। ये देखते हुए ध्रुव को काफ़ी बुरा लग रहा था और जब उससे रहा नहीं गया तो वो सड़क के एक किनारे पर अचानक से रुका और उसने बेला की तरफ देखते हुए उससे कहा, बेला, लोगों की नज़रों के बारे में इतना मत सोचो। तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि तुम उन लोगों के लिए नहीं जी रही हो जो तुम्हें इस तरह देखते हैं, बल्कि तुम इसलिए जी रही हो क्योंकि तुम जीना चाहती हो। और जो जिंदगी को जीता है वो उसकी खुशी मनाता है, उसका गम नहीं। ये कहकर ध्रुव ने बेला के सिर पर अपना हाथ फेर दिया जिसके बाद वो एक बार फिर चलने लगा। लेकिन ध्रुव की बात सुनकर बेला खामोश हो गई थी। फिर कुछ पल बाद उसे समझ आया कि ध्रुव वहां से चला गया था, जिसे महसूस कर बेला ने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया ध्रुव जी, मैं ये बात याद रखूंगी। कोट। ये कहते हुए उसकी आंखों में अचानक से 3 हरे रंग के निशान दिखाई देने लगे और इसके बाद वो मुस्कुराते हुए वापस ध्रुव के पास जाने के लिए तेजी से चलने लगी। इसी तरह वो लोग पूरा इलाका घूमकर देखते रहे और देखते देखते दिन खत्म हो गया। फिर कुछ दिन यूं ही बीतते रहे और एक सुबह बेला ने धीमी आवाज में बिस्तर पर सो रहे ध्रुव से कहा, छोटे लीडर, सुबह हो गई, उठ जाइए। बेला की इस आवाज को सुनकर ध्रुव की हल्की सी नींद खुली और फिर वो भारी आंखों के साथ उठकर बिस्तर पर बैठ गया। फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए बेला को ऐसे इशारा किया जैसे कि उसकी वजह से ही ध्रुव की खूबसूरत नींद टूट गई हो। इस पर बेला ने ध्रुव से कहा, देखिए, आप इस तरह मुझ पर अपनी नींद तोड़ने का इल्जाम नहीं डाल सकते। आपको पता नहीं है लेकिन आज फौलाद योद्धा टोली का खास मुकाबला है जो हर 3 महीनों में एक बार होता है। ये मुकाबला हमारे लिए किसी त्योहार की तरह होता है और टोली के सभी लोग इस दौरान बहुत खुश होते हैं। आपको शायद याद नहीं लेकिन कल रात को आपने ही तो मुझे कहा था कि मैं सुबह आकर आपको उठा दूं। ये सुनकर ध्रुव को बीती रात की बात याद आई, जिसके बाद उसने मुस्कुराते हुए बेला से कहा, सच कहूं तो इस जिंदगी का आराम मेरे लिए बुरा हो सकता है, क्योंकि अगर इस जिंदगी की मुझे आदत लग गई और कल को जब मुझे कोई सुबह सुबह उठाने नहीं आएगा तो न जाने मैं कैसे वक्त पर उठ पाऊंगा। ये सुनकर बेला मुस्कुराने लगी। उसे लगा कि ध्रुव की जिंदगी में कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन कम से कम वो ध्रुव की यादों में बसने में कामयाब तो हुई थी। कुछ दिन साथ रहने के बाद ध्रुव और बेला की दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई थी और ध्रुव के इस बर्ताव की वजह से बेला भी लगातार उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती। इतने में बेला ने उससे कपड़े पकड़ाते हुए कहा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके साथ आपकी दासी बनकर चल सकती हूँ, फिर हर सुबह आपको उठा दूंगी। उद्धरण चिन्ह। बेला की बात सुनकर ध्रुव ने फिर मुस्कुराते हुए उससे कहा, सच कहूँ तो इच्छा तो मेरी भी है कि तुम्हें अपने साथ रख लूँ, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 10 दिन रहने वाला हूँ। उसके बाद मुझे रेगिस्तान में जाकर अपनी ट्रेनिंग जारी रखनी होगी। इतने ऐशो आराम के बाद रेगिस्तान की मुश्किल ज़िंदगी सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और सच कहूँ तो तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की रेगिस्तान में दर दर भटकती बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिक्र मत करो,
मैं यहाँ से जाने से पहले विराट भाई को बताकर जाऊंगा कि वो तुम्हारा खास ख्याल रखे। इतना कहकर ध्रुव ने बेला के सिर पर अपना हाथ फेरा, लेकिन उसकी बात सुनकर बेला के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई। फिर एक पल बाद उसने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए ध्रुव से कहा, ठीक है, जैसा आप सही समझे। वैसे हमें अब चलना चाहिए क्योंकि मुकाबला शायद शुरू हो गया होगा। ये सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर पास ही रखी काले रंग की तलवार को अपनी पीठ पर टांगकर वो कमरे से बाहर निकला। उसके बाद बेला भी हड़बड़ाते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगी। जैसा कि बेला ने ध्रुव को बताया था, फौलाद योद्धा टोली हर 3 महीने में एक मुकाबला रखती थी। इस मुकाबले का मकसद था कि टोली के योद्धा लगातार ताकतवर बनने की कोशिश करते रहे, क्योंकि मुकाबला जीतने वाले को टोली के अंदर अलग तरह की इज्जत दी जाती थी और साथ ही उसे एक योद्धाओं की टीम का लीडर भी बना दिया जाता था। लेकिन इस मुकाबले में हिस्सा लेना हर योद्धा की बात नहीं थी, क्योंकि ये मौका सिर्फ खास गिने चुने योद्धाओं को मिलता था जो योद्धा टोली में काफी वक्त बिता चुके होते। और शायद इस मुकाबले का ही नतीजा था कि फौलाद योद्धा टोली इतने कम वक्त में पैजर शहर की दूसरी सबसे ताकतवर योद्धा टोली बन गई थी। वही ध्रुव भी इस तरह के मुकाबले से बहुत खुश था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि ऐसे मुकाबले योद्धाओं के अंदर एक अलग तरह का जज्बा भर दिया करते थे और साथ ही बाकियों में ये उम्मीद भी भर देते थे कि ताकतवर और ईमानदार योद्धाओं की फौलाद योद्धा टोली कितनी इज्जत करती थी। इस मुकाबले की शुरुआत ध्रुव के सबसे बड़े भाई विराट ने की थी और शुरुआती रुकावटों के बाद अब ये मुकाबला अच्छी तरह से होने लगा था। फिर ध्रुव रास्तों पर चलता गया और कुछ मोड़ पार करके वो कुछ लोगों से मिला जो उसके साथ ही मुकाबले की जगह पर जाने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें भी ध्रुव की तरह उठने में देरी हो गई थी। वो लोग जैसे ही ध्रुव से मिले तो उन्होंने मुस्कुराते हुए ध्रुव को नमस्ते किया और फिर वो सभी हड़बड़ाते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाने लगे। ध्रुव और बेला भी उन लोगों के साथ ही ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगे और तभी ध्रुव ने देखा कि बेला को देखकर अब टोली के लोग उस तरह मुंह नहीं बनाया करते थे जैसे कि कुछ दिन पहले। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ध्रुव बेला के साथ घूम रहा था और कोई भी ध्रुव को नाराज नहीं करना चाहता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनके मन में बेला के लिए इज्जत आ गई थी, बल्कि वो तो सिर्फ अब उसे देखकर वैसी बेकार बातें नहीं कहा करते थे जैसे कि पहले बेला को सुननी पड़ती थी। ध्रुव बाकियों की तरह बहुत तेज नहीं चल रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसे मुकाबले में हिस्सा नहीं लेना था, बल्कि वो तो सिर्फ मुकाबला देखने जा रहा था और इसलिए वो रास्ते भर धीरे धीरे चलता रहा और बेला से बातें करते हुए आखिरकार ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंच गया। फिर ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचते ही दोनों ने देखा कि एक बड़ा मुकाबला तो पहले ही शुरू हो चुका था और इस वक्त मैदान में तकरीबन 100 लोग इकट्ठा हुए थे जो मुकाबले में हिस्सा ले रहे थे। जिनके अलावा वहां बहुत सारे लोग मुकाबला देखने के लिए आए हुए थे। मुकाबला देखने आए लोगों में से कुछ तो योद्धाओं पर दाव भी लगा रहे थे कि आखिर में कौन 5 योद्धा बचेंगे। वही ध्रुव एक बड़ी सी चट्टान पर चढ़ गया जहां से मुकाबला अच्छी तरह से दिखाई दे रहा था। फिर ध्रुव ने अपना हाथ बढ़ाकर बेला को भी ऊपर खींचा ताकि वो भी मुकाबले का पूरा मजा उठा पाए। उसके बाद वो दोनों ध्यान से मुकाबला देखने लगे और जब भी किसी का कोई वार खाली जाता तो दोनों के मुंह से हल्की मुस्कुराहट छूट जाती। जब ध्रुव मुकाबले को बड़े गौर से देखा रहा था तब बेला ने उसे एक ऊंचे मंच की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए वहां पर लीडर विराट और बाकी लोग वहां बैठे हुए हैं। बेला की बात सुनकर ध्रुव ने तुरंत अपना ध्यान मुकाबले पर से हटाते हुए उस ऊंचे मंच की तरफ देखा जहां उसे अपने भाई विराट और रक्षित बैठे हुए दिखे। उन लोगों के बगल में कुछ और लोग भी थे जो फौलाद योद्धा टोली के कपड़ों में थे। उन्हें देखकर ध्रुव समझ गया कि वो लोग टोली के ताकतवर लोगों में आते थे और पिछले कुछ दिनों में ध्रुव उनसे मिला भी था, लेकिन फिर भी वो उन्हें अच्छी तरह पहचान नहीं पाया। ध्रुव मंच की तरफ देख ही रहा था कि अचानक से उसके भाइयों की नज़र भी मुकाबले से हटते हुए उस ऊंची चट्टान पर पड़ी जिस पर ध्रुव इस वक्त बैठा हुआ था। उसे देखकर दोनों ने अपना हाथ हिलाया, जिसके बदले में ध्रुव ने भी चट्टान के ऊपर से मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। फिर जैसे ही ध्रुव अपनी नज़रें उस ऊंचे मंच से घुमाने ही वाला था तभी अचानक उसने देखा कि उसके भाई रक्षित ने पहले उसकी तरफ इशारा किया और फिर अपनी उंगली से ध्रुव को मैदान पर उतरने के लिए कहा। ये देखकर ध्रुव पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने अपने भाई को भी इशारा किया कि वो भी मैदान पर उतरे। ध्रुव का ये इशारा देखकर उसका भाई रक्षित मुस्कुराने लगा और फिर उसने अपना सिर नीचे कर सबसे बड़े भाई विराट से फुसफुसाते हुए कुछ कहा, जिसके बाद वो उस ऊंचे मंच से कूदकर सीधे मुकाबले के मैदान में आ खड़ा हुआ। ये देखते हुए ध्रुव ने भी एक आह भरी,
ऐसा करते ही उसने बेला की तरफ उड़कर उससे कुछ कहने के बाद अपना पैर जोर से उस बड़ी सी चट्टान पर मारा, जिसके बाद उस मैदान में एक छोटे धमाके की आवाज सुनाई दी और ध्रुव एक झटके में मैदान में आ गया और सीधे रक्षित के सामने आकर खड़ा हो गया। तभी रक्षित ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर अपनी आवाज को मैदान में फैले शोर से अलग करते हुए ध्रुव के कानों तक पहुंचाया। छोटू, चलो देखते हैं कि मेसोडोरिया का शिरोमणि आखिर पिछले कुछ सालों में कितना ज्यादा ताकतवर हुआ। इतने में मैदान में इकट्ठा हुए दर्शक रक्षित को मैदान में मुकाबले के लिए उतरते देख बहुत खुश हो गए और सभी उसका नाम पुकारते हुए उसका हौसला बढ़ाने लगे, छोटे लीडर, छोटे लीडर। उसके बाद तो जैसे उस मैदान में हंगामा ही मच गया और लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। लोगों के इस एक साथ चिल्लाने से वो मैदान भी हल्का हल्का कांपने लगा, जिसे देखकर ध्रुव के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। तभी उसे वहां मौजूद लोगों का शोर सुनाई दिया, आपका भाई इस मुकाबले के लिए मना नहीं कर सकता, उसे ये मुकाबला लड़ना ही होगा। मैदान में मौजूद लोगों की बातें सुनकर ध्रुव के अंदर भी अपने भाई से मुकाबला करने का जज्बा दिखने लगा, जिसके साथ उसने अपनी पीठ पर टंगी काले रंग की भारी तलवार को एक झटके में खींचकर बाहर निकाला और फिर उसे सूरज की रोशनी से चमकाते हुए ध्रुव मुस्कुराने लगा। ध्रुव की इस हरकत को देखकर उसका भाई मुस्कुराने लगा और उसने इसी मुस्कुराहट के साथ ध्रुव से कहा, हाँ, बहुत अच्छा है, मुझे तेरा ये जज्बा काफी अच्छा लगा। इसके बाद रक्षित ने अपना हाथ घुमाते हुए एक बड़ा सा भाला बाहर निकाला, जिसके बाद उसकी हथेली से बहुत सी शक्तियां बाहर आने लगी और वो बाहर निकलते हुए सीधे उसके भाले में इकट्ठा होने लगी। साथ ही उसके शरीर की चांदी के रंग की शक्तियां बाहर निकलते ही उसके पूरे शरीर पर एक कवच की तरह चढ़ गई। ये देखकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपनी भाई से कहा, पिछले कुछ सालों से मैंने आपसे मुकाबला नहीं किया है और मैं देख सकता हूं कि आपकी शक्तियां पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गई हैं। ये कहते हुए ध्रुव ने अपने भाई रक्षित की शक्तियों से बने कवच को देखा और फिर अपना सिर हिलाते हुए ये सोचने लगा कि उसका भाई कितना किस्मत वाला था कि उसे चांदी के रंग की शक्तियां मिली थी, जो बहुत अनोखी मानी जाती थी। इस रंग की शक्ति की खासियत ये थी कि इसकी हमला करने की ताकत बाकी रंग की शक्तियों से ज्यादा थी, लेकिन साथ ही ये शक्ति सामने वाले की सोचने की काबिलियत पर भी हमला करती थी, जिससे सामने वाले को सिरदर्द होने लगता था और वो साफ साफ नहीं सोच पाता था। तभी ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की और फिर एक गहरी सांस अंदर लेते हुए उसने अपने शरीर में छुपी पर्पल रंग की शक्तियों को निकालना शुरू किया। ध्रुव की पर्पल शक्तियां जैसे ही उसके शरीर से बाहर आई तो सबसे पहले उसके शरीर पर एक कवच बना, जिसके बाद वो शक्तियां ध्रुव की तलवार पर इकट्ठा होने लगी। इस अजीब सी रंग की शक्ति को देखकर रक्षित खुद को रोक नहीं पाया और उसने ध्रुव की तारीफ करते हुए कहा, बाप रे, लगता है ये मुकाबला टक्कर का होने वाला है, तो फिर देरी किस बात की है, चलो मुकाबला शुरू किया जाए। ये कहते हुए उसने अपने भाले पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए ध्रुव की तरफ देखा, जो रक्षित की बात सुनकर मुकाबले के लिए तैयार हो गया था। और फिर अगले ही पल दोनों भाई तेजी से मुकाबला शुरू करते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़े। वही मैदान में मौजूद बाकी सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से दोनों भाइयों की शक्तियों ने इससे पहले मुकाबले में लड़ रहे लोगों के बीच अपनी अलग जगह बना ली थी, जिसमें बाकी कोई घुसना भी नहीं चाह रहा था। इसके अलावा जो लोग वहां मुकाबला देखने आए थे वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गए कि फिलहाल उनके सामने दो दक्ष रैंक के भाई लड़ने वाले थे और ये नज़ारा वाकई बहुत खास था। सभी लोग जानते थे कि आज तो जरूर वो अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे मुकाबलों में से एक देखने वाले थे। इस दौरान चट्टान पर खड़ी बेला ने ध्रुव की तरफ देखकर चिल्लाते हुए उससे कहा, जाइए और अपने भाई को हरा दीजिए ध्रुव जी। वहीं उस चट्टान से थोड़ी दूरी पर बने ऊंचे मंच पर बैठी रिहाना ने मुकाबला शुरू होते देख विराट से सवाल किया, लीडर, आपको क्या लगता है कि ये मुकाबला कौन जीतने वाला है, आपके छोटे भाई रक्षित या फिर आपका सबसे छोटा भाई ध्रुव? ये सवाल सुनकर रिहाना के आसपास बैठे लोग भी विराट की तरफ देखने लगे, क्योंकि वो भी ये जानना चाह रहे थे कि परिवार का सबसे बड़ा भाई आखिर किसी ताकत पर ज्यादा भरोसा करता था। आखिर कौन जीतेगा दोनों भाइयों के बीच का ये मुकाबला।